हाय फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस न्यू ज्ञान सेंटर यूट्यूब चैनल में। यह वीडियो कक्षा 12 स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि मैं इसमें आपको हिंदी में अंतरा भाग 2 कक्षा 12 के लिए हिंदी एक इक्ची की पाठ्य पुस्तक से मैं आज आपको एक जो आपका पहला चैप्टर में है अध्याय 1 कविता है देवसेना का गीत, उसके बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो हमारे इस वीडियो को पूरा कंप्लीट अंत तक जरूर देखें। अगर हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आप लोग सबसे पहले तो बुक खरीद लीजिए अंतरा भाग 2 कक्षा 12 के लिए हिंदी एक इक्ची की पाठ्य पुस्तक, ठीक ना। देख लीजिए, यही है आपका बुक। देखिए, उसके बाद इस तरह आपका फेस आएगा सेकंड पेज में, भाग 2 कक्षा 12 के लिए हिंदी एक इक्ची की पाठ्य पुस्तक। चलिए आगे देखते हैं इसके कितने सारे पार्ट्स हैं, यानी कि अध्याय। सबसे पहले देखिए विषय सूची दिया हुआ यहाँ पे। देखिए पाठ्य पुस्तक के बारे में है कविता खंड। कविता खंड को 2 भागों में बांटा गया है, आधुनिक में और एक प्राचीन में। देखिए यहाँ पे दिया होगा, देखिए आप यहाँ से, ये रहा प्राचीन में, ठीक है ना। देखिए प्राचीन, तो सबसे पहले आपको आधुनिक का एक कविता में आज करवा देता हूँ क्वेश्चन आंसर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जयशंकर प्रसाद का है ये, क्या है, देवसेना का गीत, ठीक ना। देवसेना का गीत आप बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा बढ़िया से, उसका मैं आज आपको क्वेश्चन आंसर करवा देता हूँ, ठीक ना। तो पहला अध्याय क्या है आपका, जयशंकर प्रसाद लेखक है, कविता का कवि है, मतलब देवसेना का गीत, ठीक ना। चलिए इसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ से काव्य खंड शुरू होता है आपका। ये देखिए जयशंकर प्रसाद, इसका आप डेट याद रखिएगा ज़रूर, ठीक ना। कवि हैं ये जयशंकर प्रसाद, लेखक भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 1890 में इसका जन्म हुआ था, 1937 में इसका मृत्यु हुआ था, ठीक ना। ये डेट जरूर याद रखिएगा। ये देखिए कविता देवसेना की गीत, देवसेना का गीत, ठीक ना। इसे आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा बढ़िया से। देखिए हम इसमें आपको दिखा भी देते हैं, पढ़ लीजिएगा आप, यहीं तक है। इसका मैं आज आपको क्वेश्चन आंसर, चलिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके अध्याय में दिया हुआ है वही क्वेश्चन को करवा देता हूँ। देखिए अभ्यास, प्रश्न अभ्यास, ठीक ना। देखिए देवसेना का गीत सबसे पहले इसका है क्वेश्चन। इसका मैं जितने भी सारे क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा बहुत ही सरल और स्पष्ट भाषा में करवाऊंगा, अपने भाषा में, ताकि आपको तुरंत ही याद हो जाए। तो देखिए क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन है, मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई, ठीक ना। पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। इस जो पंक्ति लिखा हुआ है तो उसका भाव स्पष्ट करने को कह रहा है। क्या बोल रहा है, मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। देखिए क्लास 12 हिंदी इलेक्टिव, ठीक ना। कविता का क्या नाम है, देवसेना का गीत, ठीक ना। इसे याद रखिएगा, कविता का नाम, और एक कवि का नाम याद रखिएगा, जयशंकर प्रसाद। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन था इसका, क्या था कि मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई, पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर देखिए इसका, बहुत ही सरल भाषा में लिख दिया हमने। कवि इस पंक्ति के माध्यम से कहना चाहता है कि मालवा की राजकुमारी विजया, कौन, मालवा की राजकुमारी है वो विजया है, को चाहने वाला स्कंदगुप्त देवसेना की आकांक्षाओं का केंद्र था, ठीक ना। जीवन की संध्या बेला में देवसेना भावी सुख की आशा छोड़ कर बैठी, क्या हो गई, उसकी सुख सब आशा वो छोड़ बैठी, और संपूर्ण जीवन संघर्ष में उसे मात्र आंसू ही नसीब हुए थे, ठीक ना। और संपूर्ण जीवन में क्या हुआ, उसके मात्र आंसू के सिवाय और कुछ नसीब नहीं हुआ। अंत में वह भिक्षाटन करने की मजबूर हो गई। वेदना की इसी बेला में देवसेना को अपने भ्रम का आभास होता है और वह मान लेती है कि उसने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। ये हो गया बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा उत्तर, जल्दी से नोट कर लीजिए। जैसे कि आप लोग का एग्ज़ाम तो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में होने वाला है, जैसे कि कल का पेपर में दिया हुआ था आप लोगों का। तो मान के चलिए कि फर्स्ट टर्म का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाला है, तो फटाफट सारे के सारे, जैसे ये हो गया देवसेना की गीत, पूछ सकता है कि कौन लिखा है इसका, तो जयशंकर प्रसाद। इस तरह के क्वेश्चन सारे आप कर लीजिए फटाफट, ज़्यादा आपके पास टाइम बचा नहीं है। दिसंबर में सुन रहे हैं कि आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो मान के चलिए कि मोटा मोटी 3 महीना आपके पास है, सारे के सारे तैयारी करने हैं, 5 विषय या 6 विषय जो रखे हैं, ठीक ना। तो फटाफट क्या कीजिए,
फटाफट तैयारी करने में जुट जाइए। चलिए आगे का क्वेश्चन देखिए, और टेंशन नहीं लेना है आपको, सभी इसी चैनल के माध्यम से आप लोगों को मिलता जाएगा। अब देखिए दूसरा नंबर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कवि ने आशा को बावली क्यों कहा है? जो ये आशा होता है, इच्छा होता है, या फिर आशा बोल सकते हैं इसे, वो बावली क्यों हो गई है, क्यों हो रहा है? तो देखिए उत्तर इसका, कवि ने आशा को बावली इसलिए कहा है क्योंकि वह जीवन के यथार्थ को ना समझते हुए भ्रम में पड़ी रहती है। वो जीवन के इस जो यथार्थ है, जो वह भ्रम में वो समझ नहीं पाती है और भ्रम में पड़ी रहती है। देवसेना नियति से हार स्वीकार कर चुकी है। वो नियति जो होता है, उसका भाग्य जो होता है, वो क्या है, उससे हार चुकी है। अब इस विषम परिस्थिति में भी आशा उसके मन में नई आकांक्षा जगा रही है, कि उसको भी अभी आशा में क्या हो रही है, उसको नई आकांक्षा यानी कि इच्छा जगा रही है, जिसकी पूर्ति असंभव है। जिसका पूर्ति क्या है, असंभव है। ये हो गया प्यारा सा सुंदर सा उत्तर। 3वां नंबर प्रश्न देखिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने निज दुर्बल डैश होड़ लगाई। इन पंक्तियों में दुर्लभ पद बल और हारी होड़ में निहित व्यंजन स्पष्ट कीजिए। ये जो पंक्ति में है, जो आपको बोल रहा है कि दुर्लभ पद बल, ये आपको दिखाना है, यानी कि व्यंजन इसका स्पष्ट करना है, और एक हारी होड़ का निहित व्यंजन स्पष्ट करना है। तो देखिए उत्तर सबसे पहले दुर्लभ पद बल का, तो देखिए दुर्लभ पद बल में निहित व्यंजन देवसेना जीवन भर संघर्ष करती रही है। वह निरंतर जीवन की विषमताओं का सामना करती हुई थक चुकी है। जितने भी सारे कठिनाई हैं जीवन में आते हैं, सारे क्या हुए उनके पास, उनसे वो थक गई है, हार चुकी है। उसके पैरों में इतनी शक्ति नहीं रह गई है कि वह जीवन रूपी यात्रा में नियति से प्रतिस्पर्धा करते हुए आगे बढ़ सके। नियति मतलब भाग्य से, ठीक ना, वो क्या है, प्रतिस्पर्धा मतलब लड़ सके उससे बढ़िया से। वह उसके पैरों में उतनी अब शक्ति नहीं रह गई। आगे देखिए, यहाँ दुर्बल पैरों के बल पर प्रलय की गति से होड़ करने की बात कहकर यह व्यंजन की गई है कि देवसेना के पैरों में तो बल शेष रहा ही नहीं, ठीक ना। आगे चलिए देखते हैं, फिर भी उन पैरों की दुर्बल शक्ति के सहारे वह आगे बढ़ रही है, अर्थात वह विषम परिस्थितियों में भी निराश नहीं है और जीवन संघर्ष में लगी हुई है। उतनी सब कुछ होने के बाद भी क्या है, वह निराश नहीं हुई है और जीवन संघर्ष में लगी हुई है। अब चलिए आगे देखिए, हारी होड़ में निहित व्यंजन, इसमें लिखिएगा देवसेना उसकी जीवन रथ पर चढ़कर चल रहे प्रलय से हारी होड़ लगाई हुई है, जिसमें यह व्यंजन निहित है कि देवसेना नियति से एक ऐसी प्रतिस्पर्धा कर रही है जिसमें उसकी हार सुनिश्चित है। चलिए बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा उत्तर। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। 4था नंबर का क्वेश्चन है, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। जो काव्य सौंदर्य है उसको आपको स्पष्ट करने को कह रहा है। तो देखिए कौन नंबर, श्रमति स्वप्न की मधुमाया में, गहन विपिन की तरु छाया में, पथिक उनंदी श्रुति में किसने यह विहाग की तान उठाई। ये आपका दिया है 4 लाइन कविता से। अब इसका आपको काव्य सौंदर्य लिखना है। तो चलिए उत्तर देख लेते हैं इसका। तो उत्तर देखिए, इन पंक्तियों में देवसेना के कठिन जीवन संघर्ष एवं उससे उत्पन्न निराशा के भाव को दर्शाया गया है। ये लिखिएगा। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, यहाँ यह दिखाया गया है कि देवसेना के अपने परिश्रम से थक चुके हैं। देवसेना अपने ही परिश्रम करते करते थक चुके हैं। उसकी दशा ऐसी हो चुकी है जैसे कोई थका हुआ मुसाफिर घने जंगल में पेड़ के नीचे में डूबने लगा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आगे देखिए 4था नंबर, इस प्रकार यहाँ देवसेना की आकांक्षा के पूर्ण न होने की व्यवस्था का अत्यंत भावपूर्ण चित्रण किया गया है। चलिए लिखिएगा इसको भी। आगे देखिए बहुत ही सरल भाषा में उत्तर हमने लिख दिया आपको। 5वां नंबर लिखिएगा, लास्ट 5वां पॉइंट, जीवन की संध्या बेला में असीम वेदना और निराशा के बीच पुनः सुख की आकांक्षा की जग उठने को राग विहाग की तान के रूप में दर्शाकर कवि से सुंदर व्यंजन की है। नोट कीजिएगा। अब देखिए ख नंबर, लोटा लो यह अपनी थाती,
मेरी करुणा हाहा खाती, विश्व ना संभलेगी यह मुझसे, इससे मन की लाज गवाई। चलिए इसका देख लेते हैं उत्तर। बहुत ही सरल भाषा में उत्तर लिख दिए हमने। उत्तर देखिए, काव्य सौंदर्य निम्न है। इसका काव्य सौंदर्य क्या है? निम्न है। देखिए, इन पंक्तियों में देवसेना के हृदय की व्यथा को अत्यंत मार्मिक शब्दों में व्यक्त किया है। देवसेना को जो बहुत ही हृदय की जो व्यथा है, ये दर्द है, दुख है, कष्ट है, पीड़ा है, को अत्यंत मार्मिक शब्दों में व्यक्त किया है। चलिए दूसरा पॉइंट लिखिएगा, देवसेना संसार से अनुरोध करती है कि वह अब तो अपनी दी हुई वेदना को उससे वापस ले ले। और वो संसार से कहती है कि अब उसका जो दुख दिया हुआ है वो क्या है, वापस ले लें आप। लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता है। चलिए आगे देखिए तीसरा, यहाँ यह दर्शाया गया है कि देवसेना जीवन संघर्ष से थक चुकी है, उसकी अवस्था अत्यधिक कष्टपूर्ण हो चुकी है। चौथा पॉइंट लिखिएगा, वह अपनी व्यथा को सहन करने में असमर्थ है। वह जो व्यथा है, जो दुख है, पीड़ा है, तकलीफ है, वो सहन करने में अब क्या है, असमर्थ है। अब समर्थ नहीं है, उसके पास उतनी शक्ति नहीं रह गई शेष। पाँचवा नंबर लिखिएगा, यहाँ कवि ने देवसेना की मनोदशा का अत्यंत भावपूर्ण चित्रण किया है। ये हो गया उसका काव्य सौंदर्य। बहुत ही सरल भाषा में हमने लिख दिए। चलिए लास्ट और आखिरी क्वेश्चन देखिए, पाँचवा नंबर का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए पाँचवा नंबर क्वेश्चन, देवसेना की हार या निराशा के क्या कारण हैं? तो चलिए उत्तर देखिए, जो देवसेना की जो हार या निराशा के क्या क्या कारण हो सकते हैं उसे आपको लिखने को कह रहा। तो उत्तर देखिए, देवसेना की हार या निराशा के निम्न कारण हैं। उत्तर देखिए, पहला पॉइंट लिखिएगा, देवसेना स्कंदगुप्त को चाहती थी। देवसेना किसे चाहती थी? स्कंदगुप्त को चाहती थी, ठीक ना। परंतु स्कंदगुप्त मालवा के धन कुबेर की कन्या विजया से प्रेम करती थी, ठीक ना। स्कंदगुप्त किससे प्रेम करता था? विजया से। लेकिन देवसेना स्कंदगुप्त को चाहती थी, ठीक ना। ये लिख दीजिएगा। आगे देखिए दूसरा पॉइंट लिखिएगा, हुनों के आक्रमण से देवसेना के परिवार के सभी लोगों को वीर गति प्राप्त हो गई। क्या हो गई? वो मर गए थे। सारे आक्रमण में क्या हो गए? मारे गए थे। आगे देखिए लिखिएगा, यानी कि वीर गति को प्राप्त हो गए देवसेना के परिवार लोग, ठीक ना। देवसेना नितांत अकेली पड़ गई और उसे भीख मांगकर अपना गुजारा करना पड़ा, ठीक ना। और उसे क्या हुआ? भीख मांगकर अपना गुजारा करना पड़ा, यानी कि बहुत ही गरीब हो चुकी थी। चौथा नंबर लिखिएगा, वह विषम परिस्थितियों से जूझती हुई जीवन भर संघर्ष करती रही। पांचवा पॉइंट लिखिएगा, इस प्रकार देवसेना को मिले असीम दुखों के कारण ही उसके मन में निराशा या हार की भावना आ गई। ये हो गया बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा उत्तर। देखिए इसके बहुत ही सारे अभ्यास प्रश्न आज हमको पाँचों का पाँचों बहुत ही सरल भाषा में उत्तर आपको लिखवा दिए। अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन चाहिए जो आपकी दिसंबर एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, ठीक ना, दिसंबर एग्ज़ाम में आपको पूछे जाएंगे शॉर्ट क्वेश्चन, तो शॉर्ट क्वेश्चन बोलिएगा तो आपको करवा देंगे इसी पार्ट का, यानी कि देवसेना के गीत का, ठीक ना। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको पसंद आया कि नहीं आया। अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कर लें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। अगर मेरे पिछले वीडियो भूगोल का जो हमने डाले थे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो जल्द से जल्द जाके देख लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें भी मैंने बताया हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद,